तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे सी सेट जो कि 2018 का पीवाईक्यू है, जिसको आज हम करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक से सब्सक्राइब करिए। और सी सेट के लिए आप पीवाईक्यू देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आपका कोई भी मैथ नहीं आते हैं तो आप अदर सेक्शन से 33% ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आप अगर पीवाईक्यू कर लें तो 24 मतलब 25-20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गए, बाकी हिंदी से निकाल लीजिए थोड़ा, फिर तो रीजनिंग इधर उधर से आपका पास मार्क ही निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। माध्यम, जीवन मूल्य एवं दृश्य, संचरण, सूचना। तो इसमें जीवन मूल्य एवं दृष्टि नहीं है। संप्रेषण से तात्पर्य भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया का अंग माध्यम, संचरण, सूचना है। जीवन मूल्य एवं दृष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। अगला है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा भाग यह है कि क्या है कि यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, यह समूह संबंधों को घटाती है, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। तो किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह प्रभावी निर्णय तथा निर्माण को सुगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा मतलब क्लास में संप्रेषण सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहाँ होगा, जहाँ सब सामने होंगे, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, साइलेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच पर्पज सर्कुलर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल। सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर सदस्य असंतुष्टि में या सक्षम निर्णय प्रक्रिया में, सदस्य संतुष्टि में, तो यह होगा मेंबर सेटिस्फैक्शन में। सदस्य संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसे चक्रीय या केंद्रीय संप्रेषण भी कहते हैं। यह एक औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क है। दूसरा है, तो पांचवा है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कूट वचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। तो यही आंसर सही होगा। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित, सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। सूचना संप्रेषण प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के रूप में हम सुनने को और सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अगला है छठवां, प्रतिक्रिया देने का आप क्या मतलब प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, या आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना, या एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। तो यही ऑप्शन सही है, एक संदेश के प्रति अपनी संतुष्टि प्रकट करना। फीडबैक संप्रेषण का सबसे अंतिम चरण है। यदि हम किसी सूचना को समझ जाते हैं तो हम उस पर अपना विचार करते हैं, अर्थात उस सूचना के प्रति हम अपने समय की पुष्टि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। तो लैटरल कम्युनिकेशन। तो लैटरल कम्युनिकेशन क्षैतिज मतलब आप यहाँ बात करिए, इससे एक लाइन में ही बात करिए, इसे क्षैतिज संप्रेषण लैटरल। पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का ही एक प्रकार है। क्षैतिज संप्रेषण समान स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य होने वाला संचार है। इस प्रकार के संप्रेषण में सभी प्रकार की क्रियाकलापें तथा सहयोगी भावनाएं समाहित होती हैं। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। तो ये करता है, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन दिस क्लास। तो प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, यही है सही। तो इसमें क्या होगा, विकल्प एक में दिया गया है, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। शाब्दिक संवाद को इंगित करना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं तो यह वार्तालाप शाब्दिक संवाद कहलाता है। कहानी, नाटक आदि में इसका विशेष महत्व है। अगला है नेक्स्ट, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है किससे। तो हाव भाव काइनेसिस में या प्रॉक्सिमेस में, तो काइनेसिस में। हाव भाव द्वारा संप्रेषण काइनेसिस होता है, मतलब काइनेसिस मतलब शरीर द्वारा बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है। साक्षात्कार और मनोरंजन उपन्यास पढ़ना, तो ये कहाँ से हो गया संप्रेषण का, वो तो दो व्यक्तियों के बीच होगा ना। सामाजिक अंतःक्रिया तथा साक्षात्कार संप्रेषण के अलग अलग रूप हैं, जबकि मनोरंजन उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, फीडबैक। तो पहला लास्ट वाला फीडबैक। तो
संप्रेषण में संवाद स्थापित करने के लिए प्रेषक संदेश की इनकोडिंग संदेश भेजता है, जिसको रिसीवर संचार के एक चैनल का चयन कर संदेश प्राप्त करता है एवं उसकी डिकोडिंग करता है तथा अंतिम चरण में सूचना प्राप्त होने के पश्चात प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोगामी कम्युनिकेशन। समांतर संप्रेषण लंबवत एक क्षैतिज प्रकार का होता है। लंबवत संप्रेषण के अंतर्गत निम्न स्तर से उच्च स्तर तक मतलब ऐसे संवाद कायम रहना अनिवार्य होता है। लंबवत संप्रेषण का अध्ययन की दृष्टि अधोमुखी या अधोमुखी दो प्रकार से वर्गीकृत है। अधोमुखी क्या होता है? इसके अंतर्गत विचारों को या सूचनाओं को उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ संचारित किया जाता है, जबकि अधोमुखी में इसके विपरीत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण या असक्रिय श्रवण थोड़ी ना है, तो अच्छी बात है। तो संप्रेषण सफल तभी हो सकता है जब प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय हों। एक प्रेषक द्वारा प्रेषित सूचना का वांछित संदर्भ प्राप्तकर्ता ग्रहण कर ले और रुचि का अभाव, कठिन भाषा का प्रयोग, शोर, पूर्वाग्रह, अनुपयुक्त माध्यम संप्रेषण के बाधक तथा तत्व तथा सब, जबकि सक्रिय श्रवण सफल संप्रेषण की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वांछित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो परानुभूति, बहिर्मुखिता या फिर संवेगात्मक सत्तावादिता, तो वह परामुखी। इम्पैथी, इम्पैथी क्या है? इम्पैथी वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है तथा चीज़ों को उसके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। प्रश्न के संदर्भ में परानुभूति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। उसे क्रिएटिविटी बोलते हैं या ग्रुप थिंकिंग बोलते हैं, अनौपचारिकता, तो उसे ग्रुप थिंकिंग बोलते हैं। उच्च अनुरूपता समूह में किए गए अतार्किक निर्णय, तो इंटरेक्शन डिसीजन टेकन इन हाई कन्फर्मेबली ग्रुप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? निष्क्रिय, आक्रामक या फिर असर्सिव, तो असर्सिव है दृढ़ता परक। नेक्स्ट है, निर्णयन एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जाता है। निर्णयन प्रक्रिया में समय व दृढ़ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्णयन में दृढ़ता होती है तथा ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होती है। अगला, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। निम्नलिखित में से तर्क दोष कौन सा है? विग्रह, संग्रह, आत्माश्रय है, तो यह संग्रह है। संग्रह दोष ऐसा दोष होता है जिसमें तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर तथा फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो कोई बात किसी वर्ग के किसी एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए वितरित रूप में सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के लिए एक अंश या एक अंश के लिए सत्य है, वह आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होता। स्पष्ट है कि उपयुक्त कथन में संग्रह दोष है। प्रत्येक मतलब क्या है? प्रत्येक प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें संग्रह दोष है। ठीक है, कथन कारण है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो इसमें क्या है? तो कथन कारण तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है कारण कथन की। नेक्स्ट है, लोहा एक सस्ती धातु है, यह उदाहरण किसका है? तो एक्सीडेंटल डिफिनेशन है, आकस्मिक परिभाषा है। लोहा एक सस्ती धातु या आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। नेक्स्ट फिर है, डिवीजन ऑफ चेयर इनटू लेग, बैक एंड सीट इज एन इंस्टेंट। कुर्सियों की टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण किसका है? तार्किक विभाजन है, भौतिक विभाजन है, मिश्रित विभाजन, तो भौतिक विभाजन है। तो विभाजन अर्थात किसी वस्तु या तथ्य के विभिन्न भागों को अलग अलग तोड़ना या उसके घटक भागों में बांटना। तर्कशास्त्र की दृष्टि से विभाजन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: भौतिक, वास्तविक, तार्किक और शाब्दिक। तो ठीक है, तो 4 प्रकार का भौतिक, वास्तविक विभाजन या विभाजन और भौतिक विभाजन के उदाहरण है इंजन, सीटें, कुर्सियाँ, टांग तथा सीट आदि। नेक्स्ट है, some language are difficult to learn. Sanskrit is language and therefore the Sanskrit is difficult to learn. This involves the fallacy of, तो कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती है। संस्कृत एक भाषा है, अतः संस्कृत सीखने में कठिन है। इसमें तर्क निहित दोष कौन सा है? तो मध्यम पद है, संग्रह है, विग्रह है, उपरोक्त सभी है।
तो अपर्याप्त मध्यम पद है, याद कर लीजिए इसको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म है। कुछ से याद कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों को कौन सा क्रम सही है? पचाना, चबाना, पकाना, चबाना, पकाना, पचाना, पकाना, पचाना, चबाना, पकाना, चबाना, पकाना, ये होगा पचाना। पहले पकाएंगे, फिर चबाएंगे, फिर पचाएंगे। नेक्स्ट है, पौधा एक वानस्पतिक जीवधारी है, ये उदाहरण किसका है? तो यह है सिनोनिमस, पर्यायवाची परिभाषा है। प्लांट एक वनस्पति जीवधारी है, तो प्लांट और वनस्पति एक ही चीज़ है, इसलिए पर्यायवाची परिभाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी है। कमला रवि की पत्नी है। प्रेमलता रवि की माँ है। प्रेमलता कौन है? रवि की माँ। मान लो यहाँ, चलो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। प्रेमलता रवि की माँ है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। सीता जो है, तो कमला रवि की पत्नी है, पत्नी नहीं है। कमला रवि की पत्नी नहीं है, तो इसकी प्रेमलता भैया पत्नी हो जाएगी। तो सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हो जाएगा, ऊपरी कथन निष्कर्ष निकलता है कमला सीता की बहन है, हो सकती है, और प्रेमलता कमला की माँ है। तो पहला तो क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिलेशन शायद है नहीं। तो प्रेमलता कमला की माँ है। प्रेमलता कमला की माँ है। प्रेमलता जो है रवि की माँ है, ना कि कमला की, ये गलत है। सीता रवि की वाइफ है, ये सही है। अगला है, भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण किसका है? तो है क्रॉस डिवीजन का, मिश्रित विभाजन। तो भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि में विभाजन एक मिश्रित विभाजन का उदाहरण है, क्योंकि उपयुक्त वर्गीकरण कई विशेषताओं अर्थात अलग अलग कैटेगरी की विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए किया गया है। निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। अच्छा, सभी है। ऑल पोइट्स आर इल्डर्स, मतलब इडलर्स, सभी कवि आलसी हैं। नो पोइट्स आर इडलर्स, कोई भी कवि आलसी नहीं है। इसमें तर्कदोष कौन है? सभी कवि आलसी हैं, सभी कवि आलसी हैं, और कोई कवि आलसी नहीं है। सभी, एक बोल तो रहा है सभी कवि आलसी हैं, कोई कवि आलसी नहीं होता, ये क्या है? तो इसमें निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? तो ए सत्य है, बी असत्य हो सकता है, ए असत्य है, बी सत्य हो सकता है। तो इसमें होगा ए बी कथन असत्य हो सकते हैं भैया, दोनों गलत हो सकते हैं। तो दिए गए कथन से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि सभी कवि आलसी हैं, कोई कवि आलसी नहीं है, तथा एक दो असत्य हो सकते हैं। तो सोचिए, इतना क्वेश्चन जो है आपने अभी 26 किया है, सब मेंटल एबिलिटी से है, और इससे है भी मेंटल एप्टीट्यूड। तो ये सब बस आपके इंटरपर्सनल स्किल से ही कर सकते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद आपके बचेंगे 7 क्वेश्चन, कहीं से भी निकाल लीजिए। शादी के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष थी। दोनों की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हुआ। 5 मतलब जब वो उनकी औसत आयु आगे बढ़ी तो 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद मतलब कितने लोग हैं? तो शादी के समय औरत और पुरुष की औसत आयु कितनी थी? 23 गुणे 2 कर देंगे आप, 46 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद उनको मतलब एक बच्चा हुआ, 46 में 5 जोड़ दीजिए, और 5 वर्ष बाद क्या बोला? 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु तो 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा हुआ, 5 साल बाद उनके पास एक बच्चा हुआ, तो औसत आयु का योगफल हो जाएगा 46, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल हो जाएगा 46 में 5 जोड़ देंगे, तो और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56 वर्ष। दोनों का जोड़ेंगे ना, 5 5, 56 वर्ष हो जाएगा। पति पत्नी तथा उनके बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 56 और 157/3 कर देंगे, 3 लोग हैं ना, तो 19 आ जाएगी सबकी। जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा? तो 3 और 11 में है, तो और वही संबंध किस में हो जाएगा? तो 51 में हो जाएगा। 7 और 51 में होगा। कैसे होगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 7 7 49 का स्क्वायर प्लस 2। अरे ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, और 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 51। नेक्स्ट है, इफ कोड इन ए कोड 41 है -32 है इक्वल टू 5 है, तो
ये तो वेरी सिंपल है भाई, इसको जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया, 5 5 55 हो गया, इसको जोड़ दिया 6 हो गया, इसको जोड़ दिया 4 2 6, 4 3 7, यहाँ पर लिख दिया उल्टा। फिर यहाँ पर 3 3 3 1 4 हो जाएगा, इधर लिख देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, इधर लिख देंगे। फिर इसका संबंध पूछ रहा है 33 और 22 का, तो इसका हो जाएगा 55, अरे 46, 46 कैसे हो गया, 1 मिनट, 3 2 5 3 2 5 33, अच्छा हाँ 3 3 6 हो गया, और 4 4 हो गया, 4 इधर लिख देंगे, 6 इधर लिख देंगे, 46 हो गया। नेक्स्ट है, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता, एक पुरुष है, उसको परिचय कराते हुए एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक पुरुष से अपने पति की परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता फादर मेरे दादा के इकलौते उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष संबंधित है, तो उस पुरुष की बहन है। भाई बात तो वही आई ना। अगला है 7 गुणे 4 बराबर इतना है और 5 गुणे बराबर इतना है, तो 6 गुणे बराबर इतना है, तो 7 का गुणा 6 हम करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो इसका हो जाएगा कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 21। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 3 21 3 6 18, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 3 3 का गुणा किया गया है, तो हो गया। निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या यक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यक्स है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 28 आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए। तो पहले 24 20 है, 24 20 जो है 24 20 से ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24 20 को जोड़ देंगे, 44/2 बराबर 22 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 24 32 56/2 कर देंगे 28 हो जाएगा। फिर 32 36 कर देंगे 34 हो जाएगा। इस तरह से करते हुए आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि किसी निश्चित कोड में टेबल और UCEPG लिखा तो चेयर को निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा, तो उसको लिखा था DJ मतलब टी का है U, T का U हो गया, फिर C का D हो जाएगा भैया, और उसके बाद B का C हो गया, एक आगे बढ़ गया, H का I हो जाएगा। इस तरह से HIJ हो जाएगा, एक आगे बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा B। नेक्स्ट है 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। 8 मित्र हैं तो उसको लिखेंगे C82 करके ऐसे लिखेंगे। फिर 8 गुणे 7 गुणे 6 कर देंगे, एक पीछे जाता है ना, फिर 2 नीचे हैं तो 2 गुणे 6 डैश कर देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे भैया, कितना आएगा 28 है इसके बराबर। क्या कहते हैं, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, तब सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं। सभी एक बार हाथ। दूसरी विधि क्या है, तो n = n-1/2 कर देंगे, ये था फार्मूला, बढ़िया है भैया। तो यहाँ पर 8 रख देंगे, 8 लोग हैं, 8 - 1 कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर यहाँ पर 8 - 7 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 56/2 28 हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कूट में पेन को 31 लिखते हैं और पैर को 35 लिखते हैं, तो पैट को क्या लिखेंगे, तो पैट को 37 लिखेंगे, इसका पूरा नंबर लिख के जोड़ उठाए। और फिर है आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। कोई भी बहादुर कायर नहीं है, कोई भी बहादुर कायर नहीं है, सभी सिपाही कायर हैं, कायर नहीं है, सभी सिपाही कायर हैं, सभी सिपाही कायर नहीं है, कोई सभी सिपाही कायर हैं। तो कोई सिपाही कायर नहीं है, तो सही इसमें बोला गया सभी सिपाही, कुछ सिपाही कायर हैं, तो यहाँ पर पहले तो गलत हो जाएगा। और सभी सिपाही बहादुर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, सभी बहादुर हैं, कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, तो यही सही है, कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। तो इसका बनेगा बहादुर, और सिपाही कायर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये हो जाएगा। तो है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा शेष से भिन्न है, तो सिंपल सा दिख रहा है, इसके अंदर यही शेप है, इसके अंदर यही शेप है, इसके अंदर अलग शेप डाल रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किसमें सभी वही संबंध है जो G J और Q U के बीच है, तो वो हो जाएगा AD, ठीक है,
ए डी हो जाएगा और एस डब्ल्यू हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, जी और जे, इसमें +3 का है, इसमें +4 है, इसमें +3 +4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। तो इसमें 5 3 15 16 हो जाएगा, 16 32 16 48, 16 3 48 3 51 हो जाएगा। 51 का गुणा करेंगे अगर आप 3 में और जोड़ देंगे 3 तो हो जाएगा इतना। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा 481। फिर है डी एफ एच के मानो अगला संख्या कौन सा होगा? तो टी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे के जो है के एम ओ जो है 2+2+ गैप है, इसमें 2+2+ है। फिर है टी डब्ल्यू जे में, इसमें देखो एक इसमें 2 का है और आर में +2 का है और ये टी डब्ल्यू जेड में 3 का है। तो डी एफ एच में क्या होगा? +2 का होगा। तो इसमें क्या बचे? कौन अन्य से भिन्न है? तो ये जो तीसरा है मतलब टी डब्ल्यू जेड ये अलग है। तो ऑप्शन हो जाएगा यही वाला, टी डब्ल्यू जेड इसमें से डिफरेंट है। अगला है, यदि किसी माह को चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो वो हो जाएगा मंगलवार। 4 तारीख को रविवार है, फिर 11 से 18 तारीख को शनिवार है ना, एक हफ्ते में तो शनिवार होगा। फिर 26 तारीख से 5 दिन पहले 21 तारीख को दिन +3 कर देंगे, मंगलवार आ जाएगा। फिर है, अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा का चयन कीजिए। MTWT, इसके आगे क्या होगा? ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे होगा, कहाँ संडे? ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 7 दिनों की बात है भैया। देखिए कैसा उल्टा फसला आया है। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बेटे के पिता, उन दोनों में क्या संबंध है? 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब दादा पोता का संबंध होगा। 1 मिनट, एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों में क्या संबंध है? दोनों में संबंध होगा हस्बैंड और वाइफ। एक के मतलब एक दूसरे के बेटे के पिता हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बेटे का पिता है, बेटे का पिता है तो पुरुष है और ये स्त्री है, बेटे का पिता है, रक्त संबंध है भैया इसमें। अगला है 881 अंडर रूट 32 और 49 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो वह 27। तो इसको अगर आप लिखेंगे, इसका 29 होगा, इसका 57 होगा। तो इसको जब बाहर करेंगे तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं आप निकाल के काउंट कर लीजिए, ठीक है। अतः 27 है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के मध्य की प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 1 होता है, ठीक है। तो जैसे 51 52 53 54 55, तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है? 1 का अंतर होता है। तो ये 56 तक है, 56 का आधा कर दीजिए, वैसे भी 27 आ जाएगा, 27। नेक्स्ट है, इफ 20% XY, यदि XY बराबर 20%, X माइनस वाई बराबर 50%, तो X अनुपात Y का बराबर क्या होगा? तो 7:3 हो जाएगा। XY 20%, Y माइनस उतना परसेंट हो जाएगा, तो X + Y × 20/100 कर दीजिए, फिर X माइनस वाई बराबर 50/100 कर दीजिए। फिर जो है 2X + 2Y हो जाएगा, 2X ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2X 2Y और 5Y हो जाएगा, फिर 3X 7Y हो जाएगा, फिर X/Y 7/3 हो जाएगा। फिर है, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उस दर से समान राशि पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो होगा 320। तो यहाँ पर माना मूलधन X है और तब चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे X + 340, तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर समय होगा, फिर आप फार्मूला पे रखेंगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करके, कितना? 320। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। चाप PQ की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई होगी 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला भैया निकाल लीजिए आप, 2π² 36 हो जाएगा, R² बराबर 36 हो जाएगा, R बराबर 6 हो जाएगा, फिर 2πr रखेंगे, R की मान तो मिल ही गई, फिर रखेंगे, फिर 12π/6 कर देंगे, 2π आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3:4 के अनुपात में, तो कर्ण की परिक्रमण कराया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा? तो हो जाएगा 1250 माइक्रोन सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पर फार्मूला रखिए, सॉल्व कर लीजिए एवोगैड्रो का नेम लगा के। अगला पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी। इफ एक्स, यदि एक्स अपन वाई प्लस वाई अपन एक्स इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के मान के बराबर कितने होंगे, तो 1 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए पूरा मान एक्स अपन एक्स प्लस इक्वल टू 2, तो इसका फार्मूला सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। फिर यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक हैं तो इस प्रकार एक्स अनुपात वाई इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, तो सी हो जाएगा 96। मैथ वाले भी ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, यदि बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3 से 18, तो एक गुणनफल एक्स माइनस 2 किसके बराबर होगा, तो होगा एक्स प्लस 3 के। तो यहाँ पर गुणनफल निकालना आता है तो निकाल लीजिए। तो एक्स माइनस 2 से भाग करेंगे तो भाई ये भाग करने आता है, तो एक्स क्यूब ले जाइए, यहाँ पर एक्स क्यूब 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको फार्मूला करके कटपुट करिए, आंसर आ जाएगा। अगला है, समीकरण एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 1 2 है, तो समीकरण इतना का मोल क्या होगा, तो इसका वर्ग -1/2 एंड -1, इसका भी दिया गया है। अगर आपको मैथ आता है ये देख लीजिए। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य का 5% छूट देता है। यदि 10% की छूट देता है तो उससे लाभ के रूप में 25 कम प्राप्त होती हैं। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, 500। फिर यहाँ पे फार्मूला है, तो अभिष्ट घड़ी की रुपया दिया है x, तो x बराबर 95% माइनस एक्स और 95% हो जाएगा 25, तो इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा 500। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना होता है, तो केवल 50% अंक पाता है, तो 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 120 हो जाएगी। तो यहाँ पर है 50% और 54%, मतलब 54% जो है वो 45% के बराबर है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 54/45 हो जाएगा। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा 100 में। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 10 औरतों द्वारा 7 दिनों का काम 10 बच्चों का 14 दिनों का कार्य हो जाएगा। 10 वुमेन और 7 बच्चे, और हो जाएगा यहाँ पर 10 बच्चे और 14 वुमेन। फिर होगा W बराबर 2C, 10 कट जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, W बराबर 2C हो जाएगा। 5 औरतें और 10 बच्चे उस कार्य को x दिनों में पूरा करेंगे, तो 5W हो जाएगा प्लस 10C हो जाएगा इंटू x हो जाएगा बराबर 10C और 14 कर देंगे हम। फिर हो जाएगा 5 2C 10C और पूरा निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 85। तो x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, तो x को ब्रेक डाउन एंड 1 इंटू 13, तो समीकरण 1 दोनों को कैलकुलेट करने पर 85 आंसर आएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा 32 सेंटीमीटर। से चतुर्भुजों की भुजाओं की संख्या सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 20। यहाँ पर चतुर्भुज बना देंगे और पूरा मान रख देंगे। फिर AO का मान निकालेंगे जिसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई समान है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, तो √2:1 हो जाएगा। दोनों की ऊंचाई समान है, h बराबर 1 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर R√2 है। अभिष्ट अनुपात है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा πr के, तो इसका पाई आर 2πr स्क्वायर अपन ये पूरा हो जाएगा √2 अपन जो भी है। ठीक है, अगला है कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 मीटर तथा 12 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, तो एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर 12 मीटर 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखता है। तो इस कमरे में वो अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है, तो वह रख सकता है 2 छड़ों को। तो कमरे की लंबाई अंडर में निकालेंगे हम तो 13 आ जाएगा, और कमरे में 12 एवं 13 मीटर ही छड़ें रखी जा सकती हैं, तो अभी इस छड़ों की संख्या 2 होगी।
तो यहाँ है x1 का यह और x2 का माध्य जो है वो 7.5 है। तो x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का माध्य क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 9। क्या होगा, x1 x2 का माध्य हो जाएगा 7.5, तो x1 x2 अपान 2 अपान इक्वल टू 7.5, तो x1 x2 7.2 का इधर का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो x1 x2 x3 ये हो जाएगा 8, तो यह इसका गुणा कर देंगे इधर तो हो जाएगा ये 15 x3 बराबर 24, फिर 24 का -15 में कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर हो जाएगा यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं यम और यम है तो यम क्या हो जाएगा, तो यम हो जाएगा स्मॉल यम से, या स्मॉल यम से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 2 3 4 5 पूरा रखेंगे, फिर यनवा पद और नियनवा पद +1 रख देंगे, मतलब लास्ट वाला पद, और शुरू वाला पद रखेंगे, फिर इसको गैस को कर देंगे, फिर 12.9 आ जाएगा 13 मीन मीडियन है। ठीक है, 0 1 2 3 4 7 जो भी रखा है इसमें क्या है का बहुलक क्या है, किसका बहुलक है, तो 7 का बहुलक है, 7 कई बार आया तो 7 का बहुलक है इसमें। नेक्स्ट है एक पाई चित्र में विभिन्न पदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है, तो वह अनुपाती होता है लेंथ ऑफ कर्व्ड आर्क ऑफ स्लाइसेस के। फिर है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो इसके स्थान पर होगी 5776। तो यहाँ पर √19 4 करेंगे, 4 × 19 हो जाएगा, √ ही रह जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसको अगर √ तोड़ेंगे तो हम 4 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। अगला है यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है माइनस और मतलब भाग का अर्थ है प्लस, तो ये संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर सॉल्व किया गया, रखकर 0 आ गया है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं हिंदी लैंग्वेज ग्रामर कंप्रिहेंशन। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जा सकता है। जिसे मैं पढ़ रहा हूँ वह जा रही है अपूर्ण वर्तमान है। अगर है चरण कमल में समास कौन सा है, बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय है। चरण कमल में कर्मधारय समास है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले समानाधिकरण को अर्थात विशेष विशेष तथा उपमेय उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, नील गाय, प्रिय सखा, ये सब कौन सा है, ये सब है कर्मधारय। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, नय अयन, ने नयन ने अन होगा। नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। यहाँ आयादी स्वर संधि है। आयादी स्वर संधि मतलब यदि ए ऐ ओ और कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ में, आय का ओ में तथा औ का औ में, आव का ओ में हो जाता है। जैसे ने का अन में नय प्लस आयक में नायक हो जाएगा, पो प्लस अन में पवन हो जाएगा, पाओ और अक में पावक हो जाएगा। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा अधोलिखित को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। कंप्रीहेंशन को पढ़ के देना है सर। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह भी भेद हो जाते हैं। साहित्य और मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। इनमें आघात, पीड़ा तथा मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल में चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम स्तर पर पहुँचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने में साहस में भी उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ अनंतपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कृष्ट का योग चाहिए। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, तो वह है युद्ध वीरता। गद्यानुसार सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता है, अन्य विकल्प असंगत है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है, तो वह साहस, प्रयत्न और कष्ट कर सहने का धीरज। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, तो वह उत्साह के अंतर्गत। इसको तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं, तो वह है युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाए हैं, तो वह है कष्ट या हानि के आधार पर। नेक्स्ट है मसृण का विलोम क्या होगा, मसृण का होता है रुच्छ। मसृण का विलोम रुच्छ होता है, जबकि कम का विलोम अधिक होता है, ज़्यादा का साबुत होता है, विलोम घटित एवं गाफिल का विलोम कामिल होता है। तो मसृण का रुच्छ होता है।
चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है? द्विज है। और है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो वह श्याम हंसता है। तो श्याम हंसता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14 तद्भव है। 14 तद्भव है, इसका चतुर्दश होगा तत्सम। आग का अग्नि होगा, फूल का पुष्प होगा, सलाई का सलाका होगा। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। तो यही सही है। अगला है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? पीयूष। तो अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, ये पीयूष नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है। अन्य विकल्प अंतरिक्ष, अंबर, नभ व्योम के पर्यायवाची हैं, जबकि पीयूष शब्द अमृत का पर्यायवाची है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यमपस्या। जो स्त्री बहुत विद्वान है विदुषी बोलते हैं। शास्त्र को जानने वाला शास्त्रस्थ होता है। जिसका लक्ष्य ना किया जाए अलक्ष्य होता है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन ने पूछा राम की वह कितनी है। तो सीता जानना चाहती है कि भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया। मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए डी। दोनों ही वर्तनी अशुद्ध हैं। दधीची गलत लिखा है, इसका हो जाता है दधीची। ठीक है, दधीची। घी लिखा है, धीची होगा। और घनिष्ठ का होगा घनिष्ठ। ठीक है, तो उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें क्या है? प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि क्या है? तो इसमें दंड या सजा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो उसका नाम है कौरवी। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम होता है कौरवी। फिर अंग्रेजी का क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बताना है हु किल्ड द स्नैक। तो बाय हुम वाज द स्नैक किल्ड होगा। तो दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस निम्न में बाय होम, वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस प्लस वर्ब आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई ट्राई टू हेल्प द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो इसमें क्या होगा? तो हेल्प हिम टू होगा। ठीक है, तो प्राइज टू द बेस्ट ऑफ मीन्स इन द आउटमोस्ट एक्सटेंट स्पेशली वंस एबिलिटी, नॉलेज और पावर। करेक्ट सेंटेंस आई ट्राई टू हेल्प हिम टू बेस्ट माई एबिलिटी। ये है comprehension. Read the following passage carefully and answer the questions. Speech is great blessing, but it can also be a great curse. For while it helps us to make intentions and desires known as our fellows, it can also, if we use to carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of the tongue, the use of the unusual word of an obvious word, and so on might create an enemy where we had hoped to win the friend. Again, different classes of the pupils use different vocabularies and ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as the pompous. Unwillingly, we may use a word which hear a different meaning to our listener from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without hurt, but one which demands carefully handling. Only a fool will express himself alike to all kind of the condition of man. The best way to win a friend is avoid ambiguity in speech. Line a slip of tongue with a friend makes it clear that the best way to win a friend is avoid to ambiguity in speech. While taking an uneducated person, we should use his vocabulary. While talking to an uneducated person, we should use his vocabulary. And if one uses the same style of language with everyone, one sounds foolish. If one uses the same styles of the language with everyone, one should sounds foolish. अगला है speech become a curse if it create misunderstanding.
नेक्स्ट है स्पीच इज अ गिफ्ट इफ इट इज communicated our meaning clearly to our fellows. The phrase of Pyrrhic victory stand for victory at high cost. Choose the word which is opposite in meaning. Vulnerate, contemn. Vulnerate means सम्मानित करना का विलोमार्थी होगा. Condemn means निंदा करना. तो रिस्पेक्ट का आदर होता है, सीवियर का कठोर होता है, इनिशिएटिव का आरंभ करना होता है. Change the following sentence into the complex sentence. Without your help he can do nothing. जो कॉम्प्लेक्स वर्ड unless you help him he can do nothing. दिए गए वाक्य में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए unless का प्रयोग किया जाएगा. unless का प्रयोग शर्त के लिए किया जाता है, अतः इस वाक्य में हो जाए unless you help him he can do nothing. Identify the part of speech of the underlined word. द बॉयज रन राउंड द ट्री. इसका प्रीपोजिशन होगा. राउंड क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा. राउंड प्रयोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है. ए वर्ड इज फ्रेज. इस वाक्य में राउंड का फ्रेज इज यूज बिफोर द नाउन ऑफ प्रोनाउन टू शो द प्लेस टाइम डायरेक्शन etc. नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. द टीचर सैड ही बी क्वाइट बॉयज. इसमें होगा टीचर अर्ग्ड द बॉय टू बी क्वाइट. Given direct speech in the imperative sentence of the reporting command and the request the indirect speech into introduced by some verb expressions. Command, request, or and the imperative mode is to change into the infinitive. Option C is correct. The teacher asked the boys to be quiet. Complete the sentence with suitable alternative. The son asked his mother if he might go out. तो दिए गए सेंटेंस को पूरा करने हेतु उचित विकल्प माइट गो आउट होगा. माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों के साथ यह आज्ञा के लिए किया जाता है. अतः पूर्ण सेंटेंस इस प्रकार होगा. द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट गो आउट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट माई बिलोंगिंग्स. इसका होगा विथ होगा. इसमें रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा. पार्ट विद is a phrasal verb. Part with something means to give the something to somebody else. Pick out the synonyms of erudite from the following. तो इसका होगा academic. Erudite means क्या होता है? ज्ञानी, पंडित, विद्वान का समानार्थी होगा academic. शास्त्री, विद्वान, शैक्षिक. अन्य विकल्पों के अर्थ होगा एक्सिक्यूट में कार्यान्वित करना, एक्सपेंस में फैलाव, स्टेटल में स्थापित करना. ठीक है, तो खत्म होता है ये 2018 का पेपर. पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी आगे बढ़ाइए.